अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। इस वक़्त मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हैं तो बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो पाकिस्तान के हवाले से हो रही हैं। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग और अहम डेवलपमेंट है उसका ताल्लुक फ़ॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से है जो उन्होंने एक वीडियो लिंक के ज़रिए की, जिसका कम से कम एक टुकड़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और उस टुकड़े को सुनाने के लिए मैं पहला हिस्सा जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कम से कम पहला हिस्सा, वह मैं माइक्रोफ़ोन के बगैर कर रहा हूँ, सिर्फ़ कंप्यूटर, लैपटॉप की जो ऑडियो सिस्टम है उसके ज़रिए कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैंने देखा है कि जब माइक्रोफ़ोन को इस्तेमाल करें तो वहाँ से जब आप किसी ट्विटर से आवाज़ सुनाना चाहते हैं, तो उसको आप सुना नहीं सकते। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, वो इमरान खान साहब की प्रेस टॉक है, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, जो इमरान खान पे जो कातिलाना हमला हुआ 3 नवंबर 2022 को वज़ीराबाद में ग्रैंड ट्रंक रोड पे, उसके हवाले से 3 तारीख को 3 दिसंबर 2023 को जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पंजाब की सामने आई थी, जिसे अदालत के सामने पेश कर दिया गया है, जिसे फिर अखबारात ने लीक किया और इसके हवाले से भी इमरान खान साहब ने सवाल उठाया कि इसे अखबारात में किसने लीक किया? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने उसके हवाले से रेज़ किया। लेकिन सारे ही जो सवालात हैं वो उसके हवाले से हैं। 3 या 4 डेवलपमेंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा, फिर मैं उसकी डॉट कनेक्टिंग करूँगा बिगर पिक्चर को समझने के लिए, और फिर कुछ फ्री एडवाइस है मैं जो देना चाहता हूँ पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को या उस पूरे सिस्टम और निज़ाम को, जिसने या तो इस कातलाना हमले को प्लान किया या इसे छुपाने के लिए इस पे पर्दा डालने के लिए, कवर डालने के लिए बड़ी अपने हिसाब से बड़ी इंटेलिजेंट किस्म की मैन्यूवरिंग जो है, वो कर रहे हैं। तो वो जो इंटेलिजेंस है उस मैन्यूवरिंग की, उस हवाले से मुझे कुछ थोड़ी-सी फ्री एडवाइस देनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आल्सो मेक अनदर डाइग्रेशन कि ये आप देखें कि दिस वीडियो आई एम एक्चुअली रिकॉर्डिंग इन द सनलाइट। ये मैं एक सनरूम है मेरे अपार्टमेंट के अंदर और इसमें ये सूरज की रोशनी आ रही है इसके चारों तरफ से शीशों में, तो वहाँ से कर रहा हूँ। दिस इज़ एन एडवाइस टू ऑल द व्लॉगर्स कि जितना अच्छा विजुअलाइज़ेशन और इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट जो है, वो सनलाइट में आता है, मैंने नोट किया है। ये देखें ज़रा आप स्किन की टोन देखें, वो किसी लाइट से नहीं आ सकता। आपको आर्टिफ़िशियल लाइट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस द सेम इफ़ेक्ट। एंड हैविंग सेड दिस, मैंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये नोट की है, यहाँ पे इस वक़्त तकरीबन दिन के 1:30 बजे हैं। वॉशिंगटन के अंदर, पाकिस्तान में रात के 11:30 होंगे इस वक़्त। वॉशिंगटन में गुज़िश्ता चंद दिनों में बावजूद उसके कि इसके आगे-पीछे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, यहाँ का अपना जो टेम्परेचर है वॉशिंगटन का, वो अक्सर इस्लामाबाद के टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है। 12, 13, 14, 15 सेंटीग्रेड, 16, 17, 18 सेंटीग्रेड तक जा रहा है। दिस इज़ क्वाइट समथिंग। मैं इसको रिसर्च करूँगा कि इस्लामाबाद में क्यों ज़्यादा ठंड है और वॉशिंगटन जिसके आगे-पीछे बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ पे क्यों ठंड कम है। That is an interesting observation on my part. But let's come back to Imran Khan's प्रेस टॉक। सबसे पहले इमरान खान का, जिसकी वजह से मैं माइक्रोफोन यूज़ नहीं कर रहा, मैं आपको इमरान खान का वो टुकड़ा सुनाना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ के अंदर जो क्वेश्चंस उन्होंने रेज़ किए हैं, उन क्वेश्चंस की अहमियत क्या है, बिकॉज़ दीज़ आर वेरी, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, जिसकी सोशल वैल्यू भी है, जिसकी फोरेंसिक इम्पोर्टेंस भी है, जिसका इस मर्डर प्लॉट से भी ताल्लुक है। लेकिन उसका पहला जो कमेंट है, उसका ताल्लुक सोशल जस्टिस और पॉलिटिक्स के साथ भी है। तो लेट मी डू द स्क्रीन शेयरिंग एंड लेट मी डू दिस। यहाँ पे दिस इज़ द स्क्रीन शेयरिंग, और बहुत से लोगों को स्क्रीन शेयरिंग जो है वो पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं करते इसको, लेकिन ये स्क्रीन शेयरिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो मैं करने लगा हूँ। लेट्स सी दिस। कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं, मुझे पता है कौन है वो। मैं सिर्फ अब सवाल छोड़ने लगा हूं सबके लिए, अपनी कौम के लिए, कि ये जब हम मेरे ये जो हुआ इसके अंदर, मैं चाहता हूं कि कौम खुद सोच ले कि अगर ये मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर से हो सकता है तो बाकी कौम के अंदर लोगों की क्या हैसियत रह गई। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरा इस पे गौर कीजिए कि अगर ये पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ, ना उस एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ जिसको पता नहीं 20 मिलियन लोग पूरी दुनिया में ट्विटर पे फॉलो करते हैं, दुनिया के हर शहर, हर कोने में जिस शख्स का नाम है, जिसको पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है पौने 4 बरस में, जो उस मुल्क की सबसे बड़ी फेडरल वफाकी पार्टी को लीड कर रहा है, जिसकी पार्टी अब सिंध में भी उसकी पॉपुलैरिटी आपको नजर आ रही है, अगर उसको इस तरह से कत्ल करने के बाद इस तरह से उसको पाकिस्तान में ट्रीट किया जा सकता है, तो आपको क्लियरली पता चल सकता है कि पाकिस्तान की तमाम ताकत का महवर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी
कौन सी है, और पाकिस्तान के एक आम आदमी को, हमारी तरह के किसी बेचारे, और हम भी चले किसी थोड़ी प्रिविलेज में आते होंगे, एक आम पाकिस्तानी आदमी, शहरी आदमी, औरत और बच्चे को पाकिस्तान में किस किस्म का इंसाफ मिलता होगा, जो मुजफ्फरगढ़ में है, जो अंदरूनी सिंध के अंदर है, जो कराची शहर के किसी गरीब इलाके में रहता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। मैं चाहता था कि आप इमरान खान की आवाज में ये बात सुने। यानी जब हम कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कमजोर और ताकतवर एक ही कानून उस सबके लिए। तो यहां तो अब वाजे हो जाना चाहिए कि अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह अगर उससे ज्यादा ताकतवर लोग हैं तो वो भी नहीं इंसाफ ले सकता। जो ज्यादा ताकतवर है उनका रूल चलता है, जंगल का कानून है पाकिस्तान में। तो मेरे आप सवाल है। अच्छा, अब मैं फिर एक इस पे कॉमेंट करूँ। देखिए, इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है और जो इमरान खान की वीकनेस है, उन दोनों का ताल्लुक इससे है कि इमरान खान इज नॉट द ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ये डिमांड करती है कि आप एक्शंस करते हैं मैकिवेलियन तरीके से, आप फैसले करते हैं, फैसले कर गुजरते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ करते हैं। उनसे ज्यादा बेहतर एग्जांपल दोनों की है, लेकिन आसिफ अली जरदारी की उनसे भी ज्यादा बेहतर एग्जांपल है। आसिफ अली जरदारी इज एन एसेंशियल मैकिवेलियन स्पिरिट। उन्होंने निकोलाय मैकिवेली को पढ़ा है, उसके प्रिंस को ही नहीं पढ़ा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी के तमाम फैसले मैकिवेलियन नेचर के होते हैं, जिसका इम्पैक्ट वो देखते हैं। वो अपने एक, और बहुत से और लोग भी, हमारे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो भी कोई लेक्चर नहीं देते, पॉन्टिफिकेशन नहीं करते, वो कोई निज़ाम को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ मैकिवेलियन डिसीजन मेकिंग करते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐसा शख्स नजर आता है इमरान खान की शक्ल में, जो मैकिवेलियन डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा। हाथ में कागज लेकर वो बेसिकली आपको सोशल जस्टिस, पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल्स, उन चीजों के ऊपर एक लेक्चर देने की कोशिश कर रहा है। यही इमरान खान की स्ट्रेंथ है, यही इमरान खान की पाकिस्तान के निज़ाम में जो बिल्टअप भी हुआ है मैकिवेलियन प्रिंसिपल्स में, उसमें आपको इमरान खान की वीकनेस भी नजर आती है। मैं सबसे पहले फिर शुरू करता हूं। वीडियो किसने बनाई जिसमें यह बताया, चुन चुन के चीजें जमा करके बताया गया जी इमरान खान ने तौहीन मजहब कर दी? वो कौन थे? वो कौन सा इदारा था? मुझे पता है वो कौन सा है, लेकिन मैं आप सबके सामने छोड़ रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये जेआईटी इन लोगों को बुला के सवाल पूछेगी तो हम सबको बता सकेंगे वो कौन है। दूसरा कि जो मैं पहले क्यों नहीं एफआईआर में करवा सका? वो कौन पावर थी जिसने रोका एफआईआर को? मुझे पता है वो कौन थी, लेकिन ये मैं सवाल छोड़ता हूं। डीपीओ गुजरात के ऊपर तो मेरे दो सवाल है। किसने उसे कहा था कि ये वीडियो भेजे इन सहाफियों की तरफ? किसने कहा था कि पहले हमारे मुखालिफ सहाफियों के पास वीडियो कैसे पहले पहुंच गई? किसने भिजवाई थी? किसने इनको हुक्म किया था? मुझे पता है वो कौन था। और फिर सीटीडी, किसने कहा था सीटीडी को ये वीडियो बनाने का, जो उन्होंने रात के 12 बजे दूसरी वीडियो रिलीज की? वो कौन था? वो एक तो आप इसमें, मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी है। अब आप इसमें एक मजे की चीज तो पहले ये देखें कि जो क्वेश्चंस इमरान खान साहब ने रेज किए हैं, उनकी तरफ भी आता हूं। वो कौन था? शहीद अरशद शरीफ ने पाकिस्तानी कौम को एक ऐसा स्लोगन, एक ऐसी स्टेटमेंट और एक ऐसा फ्रेज दे दिया। वो कौन था जो मसलसल रिवर्बरेट कर रहा है? और मुझे ये गुमान है कि जब तक इस धरती के ऊपर पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान का मीडिया रहेगा, उसके साथ शहीद अरशद शरीफ का नाम रहेगा। अरशद शरीफ ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने आप को पाकिस्तान की तारीख और दुनिया की तारीख में लाजवाल जो है उन्होंने कर दिया। नाउ लेट्स कम टू दीज एसेंशियल क्वेश्चंस, जहां पे 5 किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो खड़े होते हैं। मैं चाहता था कि अब इमरान खान की अपनी आवाज में इसे आप सुन सकें। वो आपने सुन लिया। और मैं, अच्छा, एक, इन क्वेश्चन से आने से पहले मैं चूंकि माइक्रोफोन लगाना चाहता हूँ, वो भी मैं चाहूंगा कि आप मुझे फीडबैक दें कि माइक्रोफोन लगाने से क्या, और ये जो लैपटॉप की आवाज़ है, मैकबुक एयर की अपनी कैप्चरिंग आवाज़ है, इसमें क्या वाज़े फ़र्क पड़ता है? ये नहीं पड़ता, बिकॉज देयर आर सर्टेन एडवांटेज एंड फैसिलिटीज इन नॉट यूजिंग द माइक्रोफोन, एंड आई थिंक आई एम क्वाइट इफेक्टिव स्पीकर इन दैट रिगार्ड। लेकिन मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान की, मैं बात हूँ 5 पॉइंट्स में, राना सनाउल्लाह साहब ने भी इमरान खान की
जो ये प्रेस टॉक है, इससे चंद घंटे पहले उन्होंने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को गोली लगी नहीं है, इमरान खान ये सारा ड्रामा कर रहा है, वहाँ पर एक ही यानी वो कह रहे हैं गोली नहीं भी लगी और वो कहते हैं कि जो नवीद महर था, वही वहाँ पे एक मर्डरर था, वही गोली चलाने वाला था। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राना सनाउल्लाह साहब ने, जिसमें उन्होंने जेआईटी को रबिश किया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा, उसके ऊपर मैं सिर्फ आपके ऊपर कुछ आवाजें सुनाना चाहता हूँ। वो आवाजें आप सुन लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर वापस आ जाएं। ये आवाजें आपने सुन ली हैं और अगर आप इजाजत दें तो मैं माइक्रोफोन भी लगा लेता हूं, एंड लेट्स सी इफ देयर इज एनी विजिबल प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ। ये लग गया है माइक्रोफोन भी, और मैं चाहूंगा कि इस पे आप लोग कमेंट करें, बिकॉज आप में से बड़े बड़े टेक्निकल जो दागड़ी जहाँ पे पाए जाते हैं, वो बताएं कि कितना फर्क पड़ जाता है रादर देन बिटवीन द मैकबुक एयर के अपने कैप्चरिंग के अंदर जो ओपन एयर कैप्चरिंग है और जो माइक्रोफोन की कैप्चरिंग है, उससे फर्क कितना पड़ता है क्वालिटी ऑफ साउंड के अंदर आपके सुनने में। मुझे शक ये है कि बहुत से लोग जो मोबाइल फोन्स के ऊपर ऑडियो को सुनते हैं, वो डिफरेंट जो मोबाइल फोन्स हैं, जैसे आईफोन है, एंड्रॉइड, उनके दरमियान भी कुछ डिफरेंस पड़ जाता है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन सब्सटेंस ऑफ द थिंग, 5 क्वेश्चन यहाँ पर इमरान खान ने जो बात उठाई है, उसके 5 क्वेश्चन या 5 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब उसको डायलेट करना चाहता हूँ। ये जो वीडियो बनाई थी, जिसे एक जर्नलिस्ट वक्कार सत्ती ने, जिसमें यह साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान ने एक तकरीर के अंदर जो अल्फाज, जुमले और जो कुछ कहा है, वो ब्लास्फेमी, तौहीन इस्लाम या तौहीन रसालत या तौहीन मजहब की जद में आता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो इमरान खान पे कातलाना हमले का जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने वकार सत्ती को डिटेन किया है या वकार सत्ती से को बुला के प्रॉपर उसको क्वेश्चनिंग उसकी की है, उसकी उसकी एक स्टेटमेंट इस पे रिकॉर्ड हुई है। लेकिन वकार सत्ती ऑफर्स एंड रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द मर्डर इन्वेस्टिगेशन, मर्डर अटैक इन्वेस्टिगेशन ऑन 3 नवंबर 2022। उसकी वजह यह है कि वकार सत्ती ये एक्सप्लेन कर सकता है कि वो जो वीडियो है, उसका आइडिया उसके अपने जहन के अंदर पैदा हुआ था, खालिस्तान उसके अपने जहन की वो इख्तरा थी, ये उसके जहन का आइडिया था, या वकार सत्ती को, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो ये पता चलेगा कि वो आइडिया किसने वकार सत्ती से कहलवाया, वो वीडियो किसने बनाई, वो वीडियो किसने डिस्ट्रीब्यूट की। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या वजह है कि समवन एज इंपॉर्टेंट इन द सिस्टम, समवन एज सेक्युलर एंड नॉन रिलीजियस इन द सिस्टम, जिसकी कोई रिलीजियस प्रोफाइल नहीं है, और मैं बात कर रहा हूं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, जिनकी कोई बूदोबाश देख के आपको नजर नहीं आती रिलीजियस सेंटिमेंटालिटी उनकी प्रोफाइल के अंदर, कोई मजहबी नोयत की पर्सनैलिटी उनकी नहीं है। वो एक खालिस्तान मेन स्ट्रीम सेक्युलर पॉलिटिशियन है, एक सेलिब्रिटी हैं, एक बड़ी कलरफुल उनकी पर्सनालिटी है। उनकी गुज़िश्ता 10 बरस की अगर आप तारीख को देखें तो कहीं आपको कहीं रिलीजियस एंगल जो है नज़र नहीं आता। क्या वजह है कि सडनली मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और उनके देखा देखी राना सनाउल्लाह, अनदर वेरी रिलीजियस नॉन रिलीजियस सेक्युलर कैरेक्टर, देन यू सी ख्वाजा आसिफ, अनदर वेरी कलरफुल नॉन रिलीजियस मेन स्ट्रीम पर्सनैलिटी, एंड मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जिनके खूबसूरत बैक कॉम जो हेयर होते हैं, वो मुझे गॉड फादर में जिस तरह से इटालियन जो कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने अमेरिका के अंदर बड़े पाए जाते हैं, जेल लगाए हुए बैक कॉम हेयर, तो वो जो बैक कॉम हेयर कैरेक्टर है, ये सारे जो हैं ये सडनली क्यों कन्विंस हो जाते हैं, ये क्यों इस चीज को प्रोपिकेट करते हैं और प्रोपिकेट करते रहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेवरल डेज एंड वीक्स कि इमरान खान जो है वो ब्लास्फेमी उसने की। ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं इस मर्डर अटैक इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और इनको किसी जेआईटी ने, किसी ने इनको पूछा नहीं है। लेकिन अगर ये चीज अमेरिका में हुई होती, बरतानिया में हुई होती, कनाडा में हुई होती, कहीं पर भी हुई होती जो प्रॉपर लॉ गवर्निंग जुरिस्डिक्शंस हैं, तो ये सब इस इन्वेस्टिगेशन के स्टार्टिंग पॉइंट्स इन्वेस्टिगेशन होते, इनको जेआईटी और पुलिस बुलाती और इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती अलग अलग से, और फिर उसकी स्टेटमेंट्स पे बाकायदा ग्रिल करती, इनको बार बार बुलाती और इसको कंपेयर करती। ये सेकंड पॉइंट है इसके अंदर। फिर इसमें पॉइंट आ जाता है कि नवीद महर जो कहता है कि मैं वाहिद अटैकर था, उसकी पुलिस स्टेशन के अंदर डीपीओ गुजरात का उसका स्टेटमेंट
वीडियो रिकॉर्ड करना खुद अपने फोन से बात साबित हो चुकी, जिसको बाद में डीपीओ ने झुटलाया भी है। डीपीओ की अभी तक डीपीओ ने एक्सेस दी ही नहीं है टू द जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। डीपीओ इतना माशाल्लाह ताकतवर है। इमरान खान ने जो स्टेटमेंट शुरू में कही, जो मैंने आपको सुनाई, उसको जहन में रखें। डीपीओ गुजरात, आई थिंक राजा गजनफर या व्हाटएवर हिज नेम इज, वो इतने ताकतवर शख्स हैं या उनको इतनी प्रोटेक्शन है सिस्टम के अंदर कि अभी तक ना जेआईटी उनको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ना उनकी कोई स्टेटमेंट ठीक तरह से रिकॉर्ड हुई। खुद टेलीविजन चैनल्स पे गए हैं मुख्तलिफ, वहां पे जाके उन्होंने अपनी वजाहत दी और जिसमें उन्होंने अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट झूठ बोला। बिकॉज अब ऐसी वीडियो सरफेस हो चुकी है जिससे पता चलता है कि डीपीओ ने अपने ही फोन को इस्तेमाल करके वो वीडियो बनाई नवीद महर की, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया टू अ फ्रेंडली सर्कल ऑफ जर्नलिस्ट। और उसके बाद सीटीडी ने, तो वो उन्होंने क्यों बनाई और उसको उन्होंने क्यों डिनाई किया कि मैंने ये वीडियो जो है नहीं बनाई है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 3 पॉइंट्स तो आपके सामने मैंने रखे हैं इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन के, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के, जो अभी तक जो एक्सप्लोर ही नहीं हुए, जो इन्वेस्टिगेट नहीं हुए। फिर इससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारों ने जो जर्नलिस्ट, हाँ, फिर जर्नलिस्ट को किसने ये वीडियो पहुंचाई, वो जर्नलिस्ट कौन थे, उनको कहाँ से इशारे आ रहे थे। अगर उनके फोन्स का आप एनालिसिस करें, उनकी जियो फेंसिंग को इस्तेमाल करें, वहां से आपको बहुत सी इन्वेस्टिगेशन पता चलती है। फिर पाकिस्तान का स्टेट ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी जो है, वो 2-3 दिन, कहते हैं 4 दिन तक नवीद महर जो है उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट को चलाता रहा। इसकी क्या वजह है? स्टेट ब्रॉडकास्टर पीटीवी का ऐसा कैरेक्टर और ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसी क्योंकि स्टेट ब्रॉडकास्टर पीटीवी बाय इट्स नेचर, दुनिया में स्टेट ब्रॉडकास्टर, खास करके हमारा स्टेट ब्रॉडकास्टर जो है, वो तो बड़ा कॉशियस और कंजर्वेटिव है। उसके कैरेक्टर को वर्ड कंजर्वेटिव से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टेट ब्रॉडकास्टर उसको कैसे चलाता रहा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी इस फोरेंसिक मर्डर इन्वेस्टिगेशन का, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आ जाते हैं कि पहली कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद 5th पॉइंट, उसके बाद एक दूसरी कन्फेशनल स्टेटमेंट नवीद महर की रिकॉर्ड होती है इन एन अनडिस्क्लोज लोकेशन सीटीडी की तरफ से, और वो भी मीडिया को रिलीज होती है। ये 5 पॉइंट्स ही को अगर कोई पुलिस और कोई अदालत इसका हुक्म दे, और हम होप कर सकते हैं, बिकॉज उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको आज भी इमरान खान ने अपनी इस प्रेस टॉक के अंदर रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, अगर वो इन पॉइंट्स, तो अगर मेरी वीडियो कोई उन तक पहुंचा सके टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये 5 पॉइंट्स की अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए प्रॉपर तरीके से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जेआईटी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो इसके अंदर से इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमले के तमाम जो लिंक्स और सीक्वेंस और प्लानिंग है, वो आपके सामने जो है वो आने लग जाएगी। ठीक है, ये तो 5 पॉइंट मैंने रख दी। अब जो 6ठा पॉइंट है वो बजाते खुद बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अब आपके सामने कहने लगा हूं, वो उसका ताल्लुक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से है जिसे ARY समेत तमाम टेलीविजन चैनल्स ने दिखाया आज के दिन में, अब से चंद घंटे पहले, जो कि एक वकील ने, जिनका नाम मियां दाऊद बताया जाता है, वेरी वेल स्पोकन मैन, वेरी आर्टिकुलेट, वेरी इंटेलिजेंट डेफिनेटली, बट रेजेस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट दैट। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक शॉर्ट प्रेस टॉक के अंदर फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और जो करंटली वाइस प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ के, जनाब फवाद चौधरी साहब, मेरे दोस्त, उन्होंने वो क्वेश्चन उठा दिया कि मियां दाऊद जो वकील हैं, वेल स्पोकन, वेल आर्टिकुलेट वकील, जो वकील हैं नवीद महर के, जो मुलजिम है और जिसने कातलाना हमला किया इमरान खान पे, जो सेल्फ कन्फेस्ड है, उसका वकील भी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये प्रेस टॉक 28 मिनट की, ये प्रेस टॉक ARY के ऊपर और टेलीविजन चैनल्स पे किसने चलवाई? मियां दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इतनी इंपॉर्टेंस सडनली सिस्टम के अंदर कैसे पैदा हुई कि 28 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, वो ARY समेत पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स हैं, जिनको अपने एयर टाइम की कीमत का एहसास है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे चलाई। एक और क्वेश्चन जो नहीं पूछा शायद, कि मियां नवीद का खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये जो इतना कैपेबल वकील है, इसको नवीद महर जो कहता है कि मैं तो एक रिलीजियस फैनेटिक था, मैंने फैसला किया कि इमरान खान जो है वो अजान के वक्त में गाने चलवाता है और चीज़ें करता है, ये तौहीन रसालत, तौहीन मजहब कर रहा है, तो मैंने इसको करने का, मैं गरीब आदमी हूँ। उसके पास एक ग्लॉक पिस्टल निकलता है, वो कहता है मैं ट्रेन नहीं था। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कहा है, और मेरा ख्याल है हर बंदा जो शूटर है वो समझता है कि नवीद महर एक ट्रेंड शूटर था, जिसे इस्तेमाल किया गया, वो जिसको आप पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में एसेट कहते हैं, ही वाज अ ट्रेन्ड एसेट, जिसको इस्तेमाल किया गया। बहरहाल
इसको ये वकील दिया हुआ किसने, और आज इस वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, प्रेस टॉक को किसने चलवाया है टेलीविजन चैनल पे। मुझे नहीं पता कि इसको पीटीवी ने भी चलाया है कि नहीं चलाया, लेकिन मेन स्ट्रीम चैनल्स ने चलाया। और फवाद चौधरी ने इसके बारे में एक बड़ी चुभती हुई बात की। उन्होंने कहा ऐसी हरकतें ना करें जिससे क्लियरली आप एक्सपोज होते हैं, क्लियरली पता चलता है कि वो कौन सी ताकत है जो मियां दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 28 मिनट एयरवाई और तमाम टेलीविजन चैनल्स पे चला सकती है। दैट्स अनदर 6th पॉइंट। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो ये इन्वेस्टिगेशन पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है। अब जो मियां दाऊद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने सारी देखी, उसमें वो बेसिकली तौर पे क्या कह रहा है, वो ये कहना चाहता है कि मुअज्जम की जो डेथ हुई है, जो वहां पीटीआई का एक एक्टिविस्ट और वर्कर था, उसकी जो जीटी रोड के ऊपर चंद लम्हों के बाद डेथ हुई है, वो इमरान खान की प्रोटेक्शन पे जो मामूर गार्ड है उसके जो काउंटर फायर हुआ है, उस काउंटर फायर के नतीजे में मुअज्जम की डेथ हुई है। और वो कहता है कि जेआईटी ने जो 2nd और 3rd अटैकर को इन्वोक किया है और उनका सारी कहानी बनाई है पंजाब की जेआईटी ने, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के गार्ड और खुद इमरान खान को एक मुमकिना कत्ल के एफआईआर से बचाने के लिए ये किया गया। ये कहना है मियां दाऊद का उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिस इज द पॉइंट व्हिच ही वांट्स टू स्ट्राइक नाउ विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट ऑफ दिस ऑब्जेक्शन कि वाकई ऐसा हुआ है, इमरान खान के गार्ड के काउंटर फायर से मुअज्जम की डेथ हुई है, एंड 2nd and 3rd अटैकर वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और ये 2nd and 3rd अटैकर जो हैं, ये पीटीआई, इमरान खान और पंजाब की जेआईटी के जहन की इख्तरा हैं, ये उनकी इन्वेंशन है। द प्रिंसिपल क्वेश्चन विच रिमेन्स ओवर देयर इज, वो तो बड़ा आसान है। अगर यानी जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जिसको मेरा ख्याल इतना ठीक तरह से समझा नहीं गया और समझने की बात है, कि हियर इज अ मैन हु इज सपोज टू डिफेंड नवीद महर। वो ये जरूर कहता है, दो चीजें वो कहता है बड़ा कॉन्ट्रैक्टरी। एक तो कहता है कि जीआईटी की रिपोर्ट के नतीजे में मेरा जो क्लाइंट है, मुलजम जो है नवीद महर, वो तो माफ हो गया और नवीद महर को रिलीज कर देना चाहिए, बिकॉज नवीद महर ने तो फिर कुछ किया ही नहीं है और ये सब कुछ तो और लोगों ने किया। लेकिन मतलब दिस इज अ फनी, इस पे भी वैसे वो मुझे जो लॉफ्टर वाली वीडियो यहाँ चलानी चाहिए थी ऑडियो, दिस इज अ फनी स्टेटमेंट, बिकॉज ये लीगल हिस्ट्री में पहली दफा है कि एक वकील जो है वो बैठ के ये कह रहा है कि यानी यानी वो आदमी तो सेल्फ कन्फेस मर्डरर है ही, वुड बी मर्डर है ही, लेकिन उसका वकील जिसका काम है कि उसकी जिंदगी बचाए, वो अपने मौक्कल का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाह रहा, वो दर हकीकत पीएमएलएन का और बाकी सारी इस्टेब्लिशमेंट का या निजाम का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। और वो कह रहा है कि मेरा ही जो मौक्कल और क्लाइंट है, जिसको उसने डिफेंड करना है अदालत के सामने, यही असल में वुड बी मर्डरर है, और कोई यहाँ पे और वुड बी मर्डर नहीं है। यहाँ कोई 2nd गनमैन नहीं था, यहाँ कोई 3rd गनमैन नहीं था। और अगर बिलफर्ज हम इस बात को सही मान लें कि इमरान खान की गार्ड, जो उसका प्राइवेट प्रोटेक्टिव गार्ड है, उसके काउंटर फाइट से बदकिस्मती से मुअज्जम की डेथ हुई है, तो इट डजंट, यहाँ पे साबित क्या, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा निजाम, मैं 6 वर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो कुछ लोगों को गुस्सा आता है, ये पूरा निजाम इतना फक्ड अप है बुरी तरह से कि यहाँ पर इस आर्गुमेंट के ऊपर कि इमरान खान के गार्ड की गोली से मुअज्जम की डेथ हुई है, उसमें जो चेन एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, वो उनको हटा के आप ये कह रहे हैं कि उस गार्ड के ऊपर एफआईआर कट सकती है। ओनली इन अ कंट्री एज स्टूपिड एज पाकिस्तान, जो बेसिक, मैंने थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा, मुझे याद है, चेन ऑफ इवेंट्स को किसने शुरू किया? एक इंपॉर्टेंट आदमी, किसी लीडर के ऊपर हमला होता है कातिलाना, उसके ऊपर फायरिंग होती है, उसका गार्ड काउंटर फायर करता है। इट इज ओनली इन पाकिस्तान, अमेरिका में ये नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट के ऊपर अगर अटैक होता है तो जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी अगर आगे से काउंटर फायर करती है तो उनके ऊपर तो मुकदमा आप कायम कर देंगे। लेकिन असल जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है कि नवीद महर को किसने भेजा, और नवीद महर ने वो क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान का सिस्टम तैयार नहीं है। ये मियां दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा जो डेफिसिट है। यानी मियां दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, वो जिस किसी ने भी करवाई और उसको टेलीविजन एयर टाइम दिया, वो सिर्फ ये साबित करना चाह रहे हैं, वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि नवीद महर अकेला वुड बी मर्डरर था, वो एक रिलीजियस फैनेटिक है, वो अपनी उस थेरी को, मजहबी जो ब्लास्फेमी की थेरी है, मजहबी फसाद की जो थेरी है, उसको वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और हालांकि हम में से जिसकी भी IQ 50 से ज्यादा है, हम अच्छी तरह से समझते हैं कि नवीद महर जो है उसको खड़ा किया गया है, उसके लिए पहले एक नैरेटिव और कहानी बनाई गई है, उसको सेल किया गया है
एज ए रिलीजियस फैनेटिक, और उसको सेल करने में कौन है? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह, मियाँ जावेद लतीफ़ और वकार सत्ती की तरह के कैरेक्टर्स। उसमें शामिल कौन है? उसमें पीटीवी, उसमें सीटीडीडी, उसमें शामिल है पंजाब पुलिस, उसमें शामिल है डीपीओ गुजरात। यानी पूरा का पूरा केस आपके सामने खुल के सामने आ जाता है, कुछ बचता नहीं है इसमें देखने के लिए। अगर अदालत उस्मा इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहे कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इमरान खान पे कातलाना हमले के, वो इन सारे शवाहिद को इकट्ठा करें तो आपको क्लियरली यहाँ पे कातिलों की शक्लें, उनका कैरेक्टर, उनका प्लान, उनकी मोटिवेशंस, उनकी इंटेंशंस जो हैं वो खुल के आपके सामने आ जाती हैं। बट अगर कंट्री एज मतलब अनइंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड, मैं भी इसको इसी पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ, एज पाकिस्तान, एज जिसका सारा जो इंतजामी और अदालती और सिविल मिलिट्री का ढांचा है वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर ऑपरेट करता है, ब्रूट पावर पे ऑपरेट करता है, ब्रूट पावर, मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ पावर एंड इम्प्यूनिटी टू द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड जस्टिस के ऊपर ये निजाम खड़ा है। अदरवाइज इसके अंदर कोई इंट्रिंसिक इंटेलिजेंस नहीं है। और यही वजह है कि ये सिस्टम जब बाहर निकलकर बैनुल-अक़वामी सिस्टम में आता है, इंडिया के खिलाफ अपना केस प्रेजेंट करना चाहता है, ये अफगानिस्तान के खिलाफ भी केस प्रेजेंट नहीं कर सकेगा अपना। वो तो सिर्फ अमेरिकन और वेस्ट जो हैं वो सिंपैथेटिक हैं अगेंस्ट द अफगान तालिबान टू द पाकिस्तानी सिस्टम। अदरवाइज पाकिस्तान द सिस्टम डजंट हैव द नेसेसरी इंटेलिजेंस टू प्रेजेंट इट्स केस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसकी वजह ये है कि सिस्टम के अंदर जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो जब ऑपरेट करते हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दे आर ऑपरेटिंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्प्यूनिटी। उनको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। वो जो कहते हैं, वो जो करते हैं, वो कर गुजरते हैं। उनकी कोई ना अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई मॉनिटरिंग है, ना कोई क्वेश्चन आंसर है, ना कोई उनको सवाल पूछ सकता है। जो शहीद अरशद शरीफ की तरह सवाल पूछने की जुर्रत करता है, वो उसको एक बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। उसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती। तो ये सिस्टम लैक ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर, ऑन द इंसल्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये सिस्टम जो है वो खड़ा है। और यही वजह से ये सिस्टम जब अक़वाम मुत्तहिदा में आता है, सिक्योरिटी काउंसिल में आता है, बैनुल अक़वामी ज़राए ब्लॉक के सामने जाता है, थिंक टैंक्स के सामने जाता है, कहीं पर भी ऐसी ऑडियंस के सामने ये सिस्टम खड़ा होकर अपना केस प्रेजेंट करना चाहता है जहां पर लोग काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वहां पर ये सिस्टम अपना केस प्रेजेंट नहीं कर सकता, बिकॉज इसने कभी केस प्रेजेंटेशन सीखी ही नहीं है। वहां पर जहां काउंटर इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती हो, जहां से लोग सवाल पूछ सकते हो, जहां सवाल उठते हो। ये इसका बेसिक जो ट्रेजेडी है पाकिस्तानी सिस्टम की, जिस वजह से 70 साल से ये सिस्टम मसलसल पिट रहा है, वो ये चीज हम यहाँ पर इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी हम देख रहे हैं। एक मैं और अगर डाइग्रेशन करूं तो इट विल हेल्प यू वेरी क्लियर। मैं एक दफा एक किताब पढ़ रहा था ऑन दी हिस्ट्री ऑफ द जूविश डायस्पोरा एंड द जूविश, जिसमें बेसिक क्वेश्चन ये रेज किया गया था कि क्या वजह है कि सबसे ज्यादा पिछले 100 बरस में अगर नोबेल प्राइज मिले हैं तो वो जूविश माइंड्स को मिले हैं। सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन किसी ने की है ऑफ ऑल द रिलीजन्स, जो रिलीजियस कम्युनिटीज दुनिया में पाई जाती हैं इन साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर, पीस स्टडीज के अंदर, लिटरेचर के अंदर, हर किस्म की चीज में जो मैक्सिमम ह्यूमन माइंड की जो कंट्रीब्यूशन है। हालांकि जूविश कम्युनिटी बहुत थोड़ी है, शायद 2 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जूविश फेथ से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या वजह है कि दुनिया की 7-8 अरब की आबादी में ये जो 2-2.5 करोड़ लोग हैं, इनकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड आर्ट्स? क्या वजह है इसकी? क्यों इनका इतना कंट्रोल है माइंड का? तो उसकी जो वजह समझ आती है वो ये कि दे हैव नेवर हैड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम, जब उनको निकाल दिया गया जेरूसलम से, तो उनके पास कभी भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। They were always insecure. They never had control on the land. They never had an army to protect them. They never had a police to protect them. और वो जहाँ जहाँ इमिग्रेंट थे यूरोप के अंदर, मशरक़ वस्ता में, उनको अपने माइंड को इस्तेमाल करना पड़ा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और वो प्रोफेशनल क्लासेस में बदल गए। सो द फाइनेस्ट इंजीनियर्स एंड केमिस्ट्स एंड द फाइनर मेडिकल बायोलॉजिकल साइंसेस, तबीब, डॉक्टर जो है वो जूविश ट्रेडिशन से पैदा होने लगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th, 6th, 7th सेंचुरीज ऑनवर्ड्स। सो जूविश माइंड की जो इनसिक्योरिटी है और जो उन्होंने अपने माइंड की पावर को उनको यूज करना पड़ा फॉर बाइंग दिस सिक्योरिटी, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इमेंस इंटेलिजेंस जो कि जूविश माइंड ने पैदा की है। सो जो ये जो प्रोसेस ऑफ इम्प्यूनिटी है जो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को है कि कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता। फॉर इंस्टेंस अब इलेक्शन कमिश्नर हमारे जो हैं जनाब मोअज़्ज़ज़ राजा सिकंदर सुल्तान साहब को देखिए, मतलब उनकी तमाम एक्टिविटीज को अगर आप इंटेलिजेंटली उसको क्वेश्चन करें तो आपको नजर आता है कि वो किसी भी चीज का जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसे मैं कहता हूं द प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी जो सबको शामिल है। एंड हैविंग सेड दिस, लेट मी आल्सो अनाउंस द गुड न्यूज, जो मेरे पिछले वीलॉग का टाइटल था कि इमरान खान मूव्स लाहौर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट
to basically prevent his removal as the chairman of the PTI. उसमें अली जफर बैरिस्टर को कामयाबी हुई है। ये आज की एक वाहिद बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। शुक्र है मुझे याद आ गई, इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, जिसमें अली जफर ने लाहौर हाई कोर्ट को कन्विंस किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और राजा सिकंदर सुल्तान साहब के पास कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कि वो किसी को पार्टी के हेड से हटा सके। और उसमें उन्होंने वजह भी बताई कि आर्टिकल 63(1)(f के तहत तो इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन किसी अदालत ने की नहीं है। आर्टिकल 61(3)(f के तहत सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन अदालत कर सकती थी। चूंकि इलेक्शन कमीशन, वही बात आ जाती है इम्प्यूनिटी की, कि मतलब जो मर्जी चाहे, मेरी मर्जी है जो मैंने करना है। तो चूंकि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63(1)(p) ढूंढ लिया इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि उनको जाहिर है उनकी ख्वाहिश थी कि करना ही करना है हमने हर सूरत, तो ये किसी अदालत का फैसला नहीं है और इसके ऊपर किसी को पार्टी हेड से रिमूव नहीं किया जा सकता। और लाहौर हाई कोर्ट ने इस कंटेंशन को एक्सेप्ट करके इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू कर दिए हैं, जिसकी नेक्स्ट प्रोसीडिंग 11th है। और मेरा ख्याल है कि इसमें इलेक्शन कमीशन अपनी लीगल जुरिस्डिक्शन को साबित नहीं कर पाएगा। बट आई हैव प्रेजेंटेड द होल केस, जो आज की इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा, राना साहब की बात हो गई, जो डाइवर्जन्स में मैं आता हूँ, दो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, मैंने सिविल ब्यूरोक्रेसी का जिक्र तो मैंने आपके लिए कर दिया। मैं सिर्फ एक फ्री एडवाइस देना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को और उस सारे निज़ाम को, बल्कि इनको क्या दे रहा हूँ, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को। ये सारे लोग हैं जो स्पेसिफिकली, मैं इशारा उनकी तरफ है, माफ़ कीजिएगा, दैट वाज अ रॉन्ग कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। जिन सारे लोगों ने, खा उसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल हैं या पॉलिटिशियंस शामिल हैं या उसमें कोई और शामिल है, जिन्होंने इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमले को प्लान किया और उसके बाद उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे, जैसा कि आपको इमरान खान की प्रेस टॉक से भी पता चल रहा है, उनको मेरे दो फ्री मशवरे। एक है, अमेरिका में एक टेलीविजन सीरीज होती थी 1980s और 90s में, मर्डर शी रोट। एगाथा क्रिस्टी बड़ी मशहूर नॉवेलिस्ट गुजरी हैं, उन्होंने वो लिखे थे और उससे माखूज उसके ऊपर एक अमेरिकन टेलीविजन सीरीज थी जो 11 बरस जो है यहाँ चलती रही, जिसकी बड़ी हाई रेटिंग होती थी, द मर्डर शी रोट। ये जितने भी प्लॉटर्स और प्लानर्स हैं और उसको छुपाने वाले, इनको चाहिए कि अगला जो प्लान करना है जो भी, उससे पहले कम से कम मर्डर शी रोट जो है ना, उसको देख लें। उसकी सीरीज मिल जाएगी उनको यूट्यूब के ऊपर, उसको देख लें। या एगाथा क्रिस्टी ने ही हरकुल पोयरो के नाम से एक फ्रेंच बेल्जियन कैरेक्टर डिटेक्टिव क्रिएट किया था, उसकी एक अलग सीरीज है, उसको देख लें। या पुराने जो अर्ली 20th सेंचुरी या 19th सेंचुरी की नॉवल लिखे थे सर आर्थर कॉनन डायल ने, शर्लिक होम्स के, उस कैरेक्टर में और डॉक्टर वॉटसन के दरमियान जो डिस्कशंस होती थी मर्डर प्लॉट्स को अनकवर करने में, तो ये देखेंगे कि वो जितने मर्डरर उनको शर्लिक होम्स में नजर आएंगे या एगाथा क्रिस्टी में, उनमें से कोई भी इतना बेवकूफ नहीं था जितना ये सारे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्रवाई पे पर्दा डालते हैं बाय यूजिंग द पावर दे हैव इन द सिस्टम। इस सारा का सारा जुर्म जो है वो नंगा नंगा नजर आ रहा है कि किसने प्लॉट किया, कौन उसको कवर कर रहा है, जैसा कि मैंने कोशिश की है मैं किस भी ब्लॉग में एक्सप्लेन करूं। सो अभी इतना ही, फिर चंद घंटों में मजीद डेवलपमेंट्स होती हैं तो आपसे बात होती है। थैंक यू सो मच।